नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। रोज संवाद किसी ना किसी के संग रहता है, लेकिन आज का संवाद सीधा आपसे। आपको लगता है कि क्या देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? देश की गोदी मीडिया जिस तरह का जाल बिछा रही है, जिस तरह हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की जा रही है, जिस तरह सरकार आपसे झूठ बोल रही है, क्या वो चीजें सही हैं? आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं किसी से पत्रकार से बात नहीं कर रहा। चलता हूं मैं आज के मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में और मुझे लगता है कि कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपसे बात करना जरूरी है। नेताओं के कभी पैसे कम नहीं होते। नेताओं के उनके सैलरी हो, उनके भत्ते हों, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए एक नई संसद तैयार कर दी गई। कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 7-8 हज़ार करोड़ रुपए फूँक दिए गए और नाम भी कोई भारतीय संस्कृति पे नहीं रखा गया। कोई ऐसा नहीं किया गया कि वीर सावरकर भवन ही कर दिया जाता, अंबेडकर भवन कर दिया जाता, स्वामी विवेकानंद भवन कर दिया जाता, लोहिया भवन कर दिया जाता। उसका नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। और एक तरफ नेताओं के ऊपर हजारों करोड़ खर्च होते हैं, उनके नए जहाज आते हैं, नई गाड़ियां आती हैं। आप देखिए ना, मैं अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गवर्नर हाउस को देख रहा था। पता चला उसके सज्जा के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए सजा दिए गए, खर्च कर दिए गए एक एक भवन को रखने में। यानी एक एक मंत्री हो, गवर्नर हो, इनके मकान सजाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और देश के आम आदमी के लिए क्या है, वो है कि रेलवे का किराया साल में दूसरी बार बढ़ा दिया गया। अब देश का जो बड़ा आदमी है वो रेलवे से नहीं चलता, वो हवाई जहाज से चलता है, अपनी निजी गाड़ी से चलता है। रेलवे में आमतौर पर देखेंगे गरीब लोग या मध्यम वर्गीय लोग चलते हैं। तो इस देश की सरकार को क्या मध्यम वर्गीय लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं? ये वो मध्यम वर्गीय वर्ग है जो प्रधानमंत्री की एक आवाज पर कोरोना में, जब लाशें गिर रही थी लगातार, लोगों के पास बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, तब खड़ा था सरकार के साथ। मोदी जी कहते थे ताली बजाओ तो वो ताली बजाता था, मोदी जी कहते थे थाली बजाओ तो वो थाली बजाता था। लेकिन उसी मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी जा रही है हर बार। कभी टैक्स लगा दिया जाता है, कभी महंगाई इतनी बढ़ जाती है और अब रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया। रेलवे में सुविधाएं कितनी? वंदे भारत ट्रेन से कितने लोग चलते हैं? वंदे भारत का किराया आम ट्रेनों से ज्यादा महंगा क्यों है, आप जानते हैं? आप बिहार जाने वाली ट्रेनों को कभी देख लीजिए, खास तौर से जब उनके उत्सव हो रहे हों, जब छठ का पर्व हो रहा हो। आप हैरान होंगे कि टॉयलेट जाने के लिए आदमी को आदमी के ऊपर सिर पे पैर पैर रख के जाना पड़ता है, लेकिन टॉयलेट में भी आदमी भरे होते हैं। जैसे जानवरों को कहीं ले जाया जा रहा हो, इस हालत में भारत की ट्रेनें चल रही हैं। एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार को लगता है कि आम आदमी जो है, मध्यम वर्ग जो है, जो गरीब तबका है, सीरीज लगा के इससे खून निकाल लो। टीवी चैनलों पे आ रहा था कि 600 करोड़ रुपए साल में मुनाफा हो जाएगा। क्या 600 करोड़ रुपए जो सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है वो जरूरी है, या आम आदमी की, मध्यम वर्गीय परिवार की, गरीब की जिंदगी बिल्कुल दूभर करना जरूरी है? ये सवाल हमारे जहन में नहीं आते, क्योंकि गोदी मीडिया इन पे चर्चा नहीं करता। गोदी मीडिया को चर्चा करने के लिए आपके प्रिय विषय उनको मालूम है, उन्हें हिंदू मुसलमान करना है, उन्हें भारत पाकिस्तान करना है, उन्हें गाय गंगा पीपल पर बात करनी है, जिससे आपका दिमाग उधर भटका रहे। आप कभी बात ना करें कि पूछे ना सरकार से कि भाई साल में 2 बार किराया बढ़ाने की जरूरत क्या है। सरकार को पता है कि ऐसे मुद्दों को डाइवर्ट करने के उनके पास तरीके क्या क्या होते हैं। टीवी चैनलों पर बहस करा दी जाएगी और आप लोग इस बढ़े हुए किराए को छोड़कर हिंदू मुसलमान के फसाद में शामिल हो जाएंगे। सरकार चाहती भी यही है। उधर असम में प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह ऐतिहासिक गलतियां करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक टाइम में ऐसी साजिश हो रही थी कि आसाम को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, और ये साजिश कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आपको हमारे या किसी भी पत्रकार की बात करने पर कोई जरूरत, भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी से, आप ग्रोक से पूछिए कि मुस्लिम लीग ने क्या हिंदू महासभा के साथ साझेदारी में कभी सरकारों में शामिल रहे हैं? मुस्लिम लीग का हिंदू महासभा से क्या मतलब? और आपको पता चलेगा कि आसाम का सिर्फ एक जिला था जिसमें इस तरह का सर्वेक्षण कराया गया था और वहां के लोगों ने पाकिस्तान लिख के दिया था। मुस्लिम बहुल इलाका थे, बात ठीक है, लेकिन ये सर्वेक्षण भी आजादी से पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि जहां जहां चुनाव होंगे, अगर वहां पे मुसलमानों से जुड़े हुआ मुद्दा होगा, वहां पे पाकिस्तान का नाम होगा, तो वोट बैंक बड़ा आसानी से संतुलित हो सकता है। अब बंगाल और आसाम को अगर थोड़ा गरमाएंगे नहीं, आसाम में आकर अगर पाकिस्तान की बातें नहीं करेंगे, आसाम में आकर हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करेंगे, तो फिर मजा कैसे आएगा, तड़का कैसे आएगा?
और तड़का नहीं आएगा तो फिर आप लोग पूछेंगे कि भैया रेलवे का किराया साल में 2 बार क्यों बढ़ा दिया गया। तो जाहिर है कि आपको दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए, दिमाग को बदलने के लिए इस तरह के झूठ खुद प्रधानमंत्री जी कई बार फैला चुके हैं। असम में उन्होंने इस झूठ को एक बार फिर फैला दिया आप लोगों के जहन में, और गोदी मीडिया ने इस पर लंबी-लंबी चर्चाएँ शुरू कर दी। और अब जब बात गोदी मीडिया की होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी, इस बात का भी ज़िक्र होगा कि आखिर मीडिया कर क्या रहा है। नीतीश कुमार ने एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटा दिया, खींच दिया। डॉक्टर थी लड़की, गोदी मीडिया ने बाद में चलाया कल ज्वाइन कर लेगी, कल ज्वाइन कर लेगी, लेकिन खबर गलत निकली, अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल कैसे बचाव कर रहे हैं नीतीश कुमार का। मैं देख रहा था इस चैनल पर डिबेट, उनकी एंकर कह रही थी तो पिता की तरह उन्होंने बेटी के चेहरे से नकाब हटाया। और बाकी विपक्ष होता वो कह रहा था कि कहीं हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं, बड़ी संख्या में घूंघट करती हैं। अगर किसी कांग्रेस नेता ने इस तरह हिजाब हटाया होता, इस तरह घूंघट हटाया होता तो क्या होता। आप सोचिए कि किसी एक बड़ी आबादी की लड़की वो पर्दा करे या ना पर्दा करे, ये उसका विषय है। व्यक्तिगत तौर से मैं भी पर्दे के खिलाफ हूं, लेकिन किसी की धार्मिक मान्यता है, कोई लड़की कोई युवती खुद पर्दा करना चाहे तो इसमें आप किसी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। और आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आप एकदम कोई ऐसा संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। देश के अलग अलग हिस्सों में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आए, पत्रकारों ने उनसे हिजाब के बारे में पूछा, लेकिन नीतीश कुमार को ना जवाब देना था और ना उन्होंने जवाब दिया। ऐसी बातें बड़ी बड़ी जगह पे होती रहती हैं, लोग बोलते रहते हैं और नेता अपना काम करते रहते हैं। दूसरी दर्दनाक तस्वीर किसानों को लेकर है। आपको याद होगा इस देश में बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, 700-800 किसान मर गए थे, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। जब किसानों के लिए एक विधेयक लाया गया था तो इस गोदी मीडिया ने कहा कि ये तो ऐतिहासिक विधेयक है, ये प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक है, ये किसानों का भविष्य बदल देगा, किसानों की जिंदगी बदल देगा। और फिर क्या हुआ? फिर जब किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आ गए और एक लंबा आंदोलन चला, 700-800 किसान मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर आ गए चुनाव और प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये 800 लोगों का बलिदान अगर मुद्दा बन गया तो परेशानी हो जाएगी। लिहाजा फिर भरे मन से प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं ये विधेयक वापस ले रहा हूं। और फिर गोदी मीडिया ने जिस विधेयक को लाने के लिए कह रही थी मास्टर स्ट्रोक है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, तो वही गोदी मीडिया कहने लगी ये तो प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे। किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, कई बार चुनावी सभा में कहा था कि पहले किसानों को खाद नहीं मिलती थी, यूरिया के लिए मारामारी हो रही थी। पर अब देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, इस ठंड की रात में किसान लाइनों में खड़े हैं, उनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। आप सोचिए, इस देश में क्या अभी भी इतनी मुसीबत है कि यहाँ खाद के कारखाने और नहीं लगाए जा सकते? क्या किसानों को खाद नहीं मिल सकती? आप ठंड के दिनों में, ठंड की रातों में घंटों घंटों लाइन में खड़े हुए हैं और किसानों को खाद नहीं मिल रही है। यूरिया की बोरी के दाम कम किए गए, दावा किया गया, गोदी मीडिया ने कहा कि देखिए बोरी के दाम कम हो गए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि उस बोरी में जितनी यूरिया आती थी उसकी मात्रा भी कम कर दी गई। ये जादूगर का जो हाथ वाला खेल है, ये कभी आपको समझाने नहीं देगी और समझने भी नहीं देगी। गोदी मीडिया ना समझाएगी ना समझने देगी कि आखिर ये हुनर सरकारों के पास आता है तो कहां से आता है। आप सोचिए, संसद चल चल के खत्म हो गई, हंगामा होता रहा, लेकिन संसद में इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि दर्जनों बीएलओ मर गए प्रेशर के कारण। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई संसद के अंदर कि आखिर सरकार बताती कि एक एक व्यक्ति के बारे में बताती कि उसकी मौत हुई है तो क्यों हुई है, एसआईआर पे दबाव ना बढ़े इसके लिए क्या योजना है। आप सोचो, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, वहां पे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए। 4 करोड़ कम होता है यह आंकड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं है किसी पे। प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली के लोग अपनी जिंदगी आधी कर रहे हैं। ऐसा लगता है फेफड़े हाथ में निकल आएंगे, फेफड़े कह देंगे भाई साहब हमें जरा निर्मा वॉशिंग पाउडर से साफ करके दोबारा फिट कर दो। गुड़गांव हरियाणा में लोगों का जीना मुहाल है।
दिल्ली में इतना भयंकर प्रदूषण है और सरकार तरह तरह की बातें बना रही है। अरावली के पहाड़ियों को बचाने के लिए संघर्ष तेज हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर हर जगह आप बड़े बड़े पहाड़ों को, जंगलों को खत्म करके कंक्रीट के महल बनाते जाएंगे, ओ तो एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। इन महलों को क्या काम करना। अरावली को बचाने की मुहिम सच में देश के हर व्यक्ति को लड़नी चाहिए और इस बात पे सवाल उठाना चाहिए कि आखिर हमारी संसद को क्या हो गया है, जो बीएलओ की मौत पर, जो बढ़ते प्रदूषण पर, इन सब पर चर्चा करती नहीं है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस मुद्दा उठा रहे हैं और राहुल गांधी लगातार इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि इस तरह वोट चोरी अगर होती रहेगी तो चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। बात ठीक है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम सामने हैं जहां पे एसआईआर बड़ी तेजी से कराई जा रही है। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जब खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए, तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर के नाम पर कितना बड़ा वोट चोरी का अभियान चलाया जा रहा है। उधर सबसे ज्यादा मजा मुझे सुधीर चौधरी जी को सुन के आया। आप सोचिए, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से भाई साहब को 15 करोड़ रुपए की एक पैकेज दिया गया दूरदर्शन पर, यानी प्रसार भारती पर। और वहां पर वो बखान क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना में प्रदूषण इसलिए नहीं होता क्योंकि चाइना में लोकतंत्र टाइप की चीजें नहीं है, वहां ना अदालत है ना संसद है, तो सरकार जो चाहती है वो 1 घंटे में पास करा लेती है, इसलिए वहां प्रदूषण नहीं होता। मतलब आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए लेने वाले सुधीर चौधरी समझा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को इस समय लोकतंत्र की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो फिर लोकतंत्र की दुहाई ये सबसे पहले देंगे, क्योंकि इनके कारनामे खुलेंगे तो फिर इन्हें लोकतंत्र याद आएगा। वैसे भी अब देश में लोकतंत्र कितना बचा है ये सब आप जानते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की नई नई तरकीबें की जाती हैं। जो बोलता है उसके खिलाफ जांचें की जाती हैं, उसकी बोली को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। वो ना बोले इसके लिए दुष्चर्य किए जाते हैं, उनके संस्थानों पर छापे डलवाए जाते हैं, सरकारी नोटिस दिलाए जाते हैं जिससे उनकी जबान बंद हो जाए। उस पर सुधीर चौधरी जैसे लोग वकालत कर रहे हैं कि साहब बहुत हो गया, अब हमें चाइना जैसा सिस्टम चाहिए, चाइना जैसा देश है। आप सोचिए, इस देश की खूबसूरती क्या थी? इस देश की खूबसूरती थी इसकी डेमोक्रेसी। इस देश की खूबसूरती थी इसका प्यार। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इतने प्यार के संग रहा करते थे, किसी के मन में कोई भेद नहीं था। और अब आज के दौर में ऐसा लगता है हर इंसान गुस्से से उबल रहा है, हर इंसान के जहन में गुस्सा है। यहाँ पे नेताओं के बीच भी ऐसी तनातनी हो गई है कि जैसे ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, राजनीतिक बातचीत नहीं है, ये व्यक्ति का दुश्मनी बदल गई है। एक टाइम तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी विपक्ष के नेताओं से इतना बेहतरीन संवाद पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दिया करता था, तब लगता था डेमोक्रेसी है। लेकिन अब भारत लगातार एक ऐसे मुकाम पर जा रहा है जहां पे व्यक्तिगत आलोचनाओं की अब ज्यादा महत्व हो गया है। कुछ सहन करने की स्थिति में नहीं है, हर इंसान को गुस्से में उबालना है। और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया इसका बड़ा माध्यम हो गया है। लगातार 2 दिन से आपके चैनल 4 PM पे गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोग हमला कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि 4 PM के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी होगी, तभी इस तरह एक्टिव होते हैं। तो क्यों क्यों आप चाहते हो कि लोकतंत्र में कोई बोले ना, सब जने जयकारा लगाते रहे, सत्ता से कोई सवाल ना पूछे, विपक्ष से सवाल पूछते रहे। आप मोदी जी से सवाल मत पूछिए, राहुल गांधी से सवाल पूछिए, ये पत्रकारिता है। लेकिन अब देश इसी मुकाम पे जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार हिंदू मुसलमान की पाठशाला को आगे बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि देश इसी तरह बारूद के मुकाम तक रहे जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करने लगे। लेकिन ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये भारत को मजबूत करने की निशानी नहीं है। तो इसमें आपकी भी सहभागिता जरूरी है। इसलिए मजबूती से रहिए, प्यार से रहिए, सरकार से सवाल जरूर पूछते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।